मौलाना अरशद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी की बयानबाजी भड़काऊ या कुछ और। मुल्क के जो हालात बन रहे हैं वो देश को किधर ले जा रहे हैं। माननीय कोर्ट, मीडिया, सरकार, विपक्ष, बुद्धिजीवी, जन संगठन, इनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और मुल्क के हालात से आप सभी लोग वाकिफ हैं। जो लोग फिक्र कर रहे हैं वो फिक्र भी कर रहे हैं, जो हालात को भड़का रहे हैं वो भड़का भी रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया, उनके समर्थक आपस में सोशल मीडिया पर भिड़ गए। इस बीच मौलाना महमूद मदनी ने भी जिहाद को लेकर के बयानबाजी की। तो ये बयान हैं, ये भड़काऊ हैं या भड़काऊ नहीं हैं। और जो मुल्क में हालात बन रहे हैं, न सिर्फ इनकी बयानबाजी से, बल्कि वे संगठन जो सरकार के संरक्षण में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वे लोग जो भड़का रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं। तो ये हालात मुल्क को किधर लेकर के जाएंगे। और इन हालात में जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी कोर्ट हैं हमारे, उनकी क्या लायबिलिटी है, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं। 100 करोड़ के करीब हमारे वोटर हैं। मीडिया की क्या लायबिलिटी है, विपक्ष की, सरकार की क्या जिम्मेदारी है, जन संगठन और बुद्धिजीवी उनकी क्या जिम्मेदारी है, या कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो 1947 में मुल्क के हालात बने थे, 2047 आने वाला है कुछ वर्षों बाद, तो हम किधर जा रहे हैं। इन वर्षों में जो हालात खराब हुए हैं, तो हम 2047 की तरफ जा रहे हैं या वापस 1947 की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबको मालूम है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वे अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। वहां जाकर के जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वे उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते हैं। हर पार्टी का, हर नेता को चुनाव लड़ने का अधिकार है कि वो कहां लड़ता है और कहां नहीं लड़ता है। इस बीच जो बिहार के चुनाव हुए और उसमें परिणाम आए और हालात बन रहे थे कि विपक्ष की पार्टियां, इंडिया महागठबंधन जीतेगा, लेकिन वो बहुत बुरा हार गया। हमने कई एपिसोड इस मुद्दे पे बनाए हैं पहले। उसकी जो हार का ठीकरा ओवैसी और उनकी पार्टी, उनकी टीम के माथे फोड़ने की कोशिश की गई विपक्षी दलों की तरफ से। हमारे ख्याल में गलत है। ओवैसी को भी हक है चुनाव लड़ने का, उनकी टीम को हक है चुनाव लड़ने का। विपक्ष अपनी तैयारी नहीं कर रहा है तो किसी ओवैसी, किसी दूसरे के सर ठीकरा फोड़ना, ये एक नादानी है, अपने आप को बरी करने का एक तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। मौलाना अरशद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के कुल हिंद सदर, दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए हैं, उनका एक बयान आता है, आप सबने सुना होगा। वो जाहिर सी बात है बड़ी फिक्रमंद है उस बयान के अंदर, मुल्क के जो हालात हैं उनमें, मुस्लिम क़यादत को लेकर के, मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसको लेकर के। उस बयान के बाद ओवैसी का एक बयान आता है, ओवैसी के प्रवक्ताओं के बयान आते हैं, और सोशल मीडिया पर जमीयत उलमा, मौलाना अरशद मदनी, इनसे मुताल्लिक लोग और ओवैसी से मुताल्लिक लोग सोशल मीडिया पे जमकर जुतम पेजार होते हैं, एक दूसरे को अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये सबने देखा है। इसमें किसी आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। अरशद मदनी के समर्थक और ओवैसी के समर्थक पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खूब भिड़े हैं। इस बीच कल परसों बयान आता है मौलाना महमूद मदनी का, वे भी जमीयत उलमा के सदर हैं। बड़ा पूरा हम घटनाक्रम बताएंगे इसके अंदर आपको। बड़ी मजाक बना रखा मुल्क का और मुल्क की तंजीमों का, चाहे वो मुस्लिम तंजीमें हो, चाहे गैर मुस्लिम तंजीमें हो, कोई भी हो, बड़ा मजाक बना रखा है। जमीयत उलमा एक कदीमी तंजीम है, पुराना संगठन है, दो फाड़,
एक ग्रुप के जो सदर हैं वो चाचा हैं मौलाना अरशद मदनी, दूसरे ग्रुप के सदर हैं मौलाना महमूद मदनी, सगे चाचा भतीजा। तो मौलाना महमूद मदनी का बयान आता है जिहाद को लेकर के, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इन चीजों को लेकर के सबने आपने सुना होगा। उनका विरोध भी होता है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन, आरएसएस, इससे संबंधित संगठन है, ये सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं। बात यह है कि मौलाना अरशद मदनी ने जो कहा है वो भी कोई गलत नहीं है। ओवैसी जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी बात संविधान के दायरे में रख रहे हैं, मजलूमों के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव के जरिए अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और उस मजलूमों में सबसे बड़ा पक्ष उनका मुस्लिम कौम का है, क्योंकि यह हालात सबके सामने हैं कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा जो मजलूम तबका है वो मुसलमानों का है। तो ओवैसी भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, अरशद मदनी ने भी जो कहा वो गलत नहीं कहा। फिर इन दोनों के समर्थक क्यों लड़े? यानी अपनी अपनी तंजीम, अपना अपना इदारा, अपने अपने नेता, अपने अपने कायद, क्या वही उनके लिए सब कुछ है? और महमूद मदनी का जो बयान आया वो भी हमारे ख्याल में कोई गलत बयान नहीं है। उन्होंने हालात पेश किए, उन्होंने जिहाद के बारे में बताया कि इस्लाम में जिहाद क्या है और जिहाद जैसे लफ्ज को कितना बदनाम किया जा रहा है। तो मौलाना महमूद मदनी का बयान भी कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे एक मशहूर शायर हैं सरफराज बज़मी साहब, उन्होंने एक शेर कहा है और वो शेर ये है, जिसका जो लब्बो लुबाब है कि जो तलवार उठती है शमशीर तो गैर जरूरी नाहक के लिए उठती है तो फितना बन जाती है। धार्मिक नारे हैं वो भी अच्छे के लिए उठें तो अच्छा है, अगर वो गलत अंदाज में उठें तो धार्मिक नारे भी फितने बन जाते हैं। तो सरफराज बज़मी साहब का शेर, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, इन तलवार भी फितना, और शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। वही हालात आज मुल्क में बन रहे हैं। एक धड़ा कुछ और कह रहा है, एक धड़ा कुछ और कह रहा है, फिर उन धड़ों के बीच में जो धड़े हैं वो कुछ अपने अपने ढपली बजा रहे हैं। मुल्क के हालात बिल्कुल खराब हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अलग अलग मुद्दों को लेकर के। और उसमें सबसे बड़ा टारगेट मुसलमानों को बनाया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम इदारों को बनाया जा रहा है, मुस्लिम तंजीमों को बनाया जा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम आपको कुछ घटनाक्रम बताते हैं पहले कि कुछ महीनों पहले 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद एक विरोध प्रदर्शन हुआ। उस विरोध प्रदर्शन को कॉल किया मौलाना तौकीर रजा ने। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई, हिंसा हुई, काफी नुकसान हुआ, बुलडोजर चला। मौलाना तौकीर रजा प्रदर्शन में शामिल तो नहीं हुए, उसके बाद गिरफ्तार हो गए। और उसके बाद में एक और घटनाक्रम होता है वो पिछले दिनों कि दिल्ली के पास में, यूपी के इलाके में, दादरी का इलाका है नोएडा के पास में, वहां करीब 10 साल पहले 28 सितंबर 2015 को अखलाक नामक एक आदमी को उसके घर में घुस करके, मैं कह रहा हूं कि वो गुंडे थे, आतंकी थे, देश और कानून के दुश्मन थे, उन्होंने एक झूठा गोहत्या का मामला बना करके और अखलाक के घर में घुस करके तोड़फोड़ की, मारपीट की, अखलाक को मार डाला। 18 आरोपियों पे मुकदमा है। तो गत दिनों इसी महीने नवंबर में यूपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन 18 लोगों से केस वापस लेने की कार्रवाई शुरू की और उसकी अर्जी है उस कार्रवाई की कोर्ट में दाखिल भी कर दी। तो आप सोचिए
ये हालात है मुल्क के अंदर कि एक आदमी के घर में घुस करके उसको जान से मार डाला जाता है, लाउड स्पीकर में नारे लगा करके भीड़ इकट्ठी की जाती है, और फिर सरकार है उन मुजरिमों को, उन गुंडों को, उन आतंकियों को बचाने के लिए अर्जी दाखिल करती है। अब एक और घटनाक्रम वो सितंबर के बाद का 6 अक्टूबर का, हमारे अभी कुछ दिनों पहले रिटायर हुए हैं जस्टिस बी.आर. गवई साहब सीजेआई, उनके कोर्ट में वो खुद सुनवाई कर रहे थे। चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आदमी जो अपने आप को वकील कहता है, वो जूते से चीफ जस्टिस पे हमला करता है, जूता फेंकता है। ऐसा घटनाक्रम भारत की अदालत में पहली बार हुआ है। सामने वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं हुआ? अब सिक्के का पहलू इसको घुमाइए आप। आज इस एपिसोड के अंदर हम जो बात रख रहे हैं उसमें किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे मुस्लिम तंजीमें हो, मुस्लिम इदारे हो, सरकार हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, मीडिया हो। सिक्के का पहलू घुमाइए। अगर वही वकील मुसलमान होता और सीजेआई पे जूता फेंक देता तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? तो ये जो हालात बने हैं, तो इसमें क्या कोर्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मीडिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मुल्क के हालात जो खराब हो रहे हैं, जन संगठन, बुद्धिजीवी, किसकी जिम्मेदारी नहीं है? कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। अब आते हैं बाबरी मस्जिद के फैसले पर। 6 दिसंबर 1992 को दिन के उजाले में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को गुंडों ने, आतंकियों ने बलपूर्वक भारत सरकार को, यूपी सरकार को, सबको ठेंगा दिखा करके, माननीय सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दे करके, और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया, यूपी सरकार ने दिया कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करेंगे, नहीं कर पाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जिनका बताया जाता है कि हाथ था इस पूरे मामले में, पूरे दिन कोई एक्शन नहीं लिया। तत्कालीन राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भवन में बैठे थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब, बताया जा रहा है कि वो इस चीज को सुन के रोते रहे, कोई एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि प्रधानमंत्री ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। बयान आता है नरसिम्हा राव का, देश के हालात खराब हो गए, दंगे हो गए, काफी लोग मरने लग गए। नरसिम्हा राव का बयान आता है प्रधानमंत्री का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे, हम ये वादा करते हैं। कांग्रेस की सरकार रही, कोई काम नहीं हुआ। भाजपा की सरकार आई, अटल जी की, कोई काम नहीं हुआ। मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस, यूपीए की सरकार रही, कोई काम नहीं हुआ। कोर्ट में चलता रहा। जब हाई कोर्ट होते हुए जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला आया बाबरी मस्जिद राम मंदिर के मुद्दे पर 9 नवंबर 2019 को, तत्कालीन सीजेआई गोगोई की अध्यक्षता में बनी हुई बेंच का, अब फैसले में क्या है कि जो जमीन है, वो जो इलाका है, पूरा कैंपस है, वो राम मंदिर को दे दिया गया। वो एक स्पेशल जो पावर कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को, उसके जरिए दे दिया गया। और बाबरी मस्जिद के लिए यह है कि उसको 5 एकड़ जमीन यूपी सरकार कहीं और दूसरी जगह देगी। यह फैसला हो गया जमीन का। अब मंदिर वहां बन गया, उसके उद्घाटन भी हो गए, सारे काम हो गए। अब जो इस फैसले के अंदर 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। पहला बिंदु कि 1949 में जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो मूर्तियां रखी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में गलत माना था कि ये मूर्तियां गलत रखी गई। इस फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि 6 दिसंबर 1992 को जब विध्वंस किया गया मस्जिद का, इसको गलत माना गया, अपराध की श्रेणी में माना गया, आपराधिक कृत्य कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मूर्ति रखना गलत, बाबरी मस्जिद का विध्वंस गलत, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। मूर्ति रखने वाले तो जाहिर सी बात है 1949 की बात है, इसलिए दुनिया में है नहीं, लेकिन 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाले दुनिया में थे।
पनिशमेंट किसको मिला? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत हुआ है, अपराध हुआ है, तो सजा भी मिलनी चाहिए थी। सजा किसको दी? किसी को नहीं, सब बरी हो गए। सुप्रीम कोर्ट में इसने इस फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बातें घुमाई जाती थी, जो आरोप लग रहे थे कि बाबरी मस्जिद, बाबर ने, जो मुगल शासक था, बाबर ने राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़ करके नहीं बनाई गई। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी भी मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई। इसका मतलब वो जो प्रोपेगेंडा था कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, वो झूठ था। क्या सुप्रीम कोर्ट की, हमारे कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग बहुत से आज दुनिया में मौजूद हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद के नीचे जो खुदाई हुई उसमें कोई मंदिर के अवशेष नहीं हैं, नहीं मिले। मूर्ति रखना गलत, मस्जिद का विध्वंस गलत, और मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था और मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। लेकिन सजा किसी को नहीं हुई। मॉब लिंचिंग का मामला है, अखलाक का हमने बताया। राजस्थान में बहरौड़ अलवर के पास में पहलू खां का कुछ सालों पहले मॉब लिंचिंग हुई थी, और भी देश में कई मॉब लिंचिंग हुई गोहत्या के नाम पर। पूरा एक फर्जी मामला, एक गुंडई, एक आतंकी माहौल बना करके, कोई दुधारू गाय ले जा रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, कोई जानवर ले जा रहा है, उसको रोक लेना, ट्रकों को रोक लेना, बकरे उतार लेना, गाय अपने बेचने के लिए या घर पे दूध के लिए ले जा रहा है, उसके साथ मारपीट करना, पैसे छीन लेना, जान से मार डालना। और फिर सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्टों के बारे में हमने बताया कि लायबिलिटी है कोर्ट की, क्योंकि लोकतंत्र का, संविधान का जो रक्षक है, जो सारे जो पाए हैं, सारे स्तंभ ढहने आ जाते हैं। जो मीडिया काम नहीं कर रही है, जो सरकार काम नहीं कर रही है, विपक्ष काम नहीं कर रहा है, जन संगठन, बुद्धिजीवी सब एक तरह के काम नहीं कर रहे हैं या एक ही हवा में बहने लग जाते हैं, तो सबसे बड़ी लायबिलिटी है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती है। ये हम एक पीड़ा बता रहे हैं आपको, ये मुल्क के हालात बने उसके लिए। देश के संविधान को बचाने की, संवैधानिक व्यवस्था बचाने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था बचाने की, जिस लोकतंत्र को हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कह रहे हैं, उसको बचाने की सबसे बड़ी लायबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आ जाती है। ये इन हालात पे कोर्ट क्या कर रहा है? सीजेआई की कोर्ट में जूता पड़ रहा है। बाबरी मस्जिद के फैसले में कोर्ट 3 बिंदुओं को लेकर कह रहा है कि गलत हुआ है, फिर किसी को पनिशमेंट नहीं। मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर लग रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं है कोर्ट की तरफ से। क्या कोर्ट मूक दर्शक बन गया है? ये एक पीड़ा बता रहे हैं हम आपको। कोर्ट को अपनी लायबिलिटी को इस मामले में समझना चाहिए कि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल क्रेश हो रहा है। अब जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा जिहाद को लेकर के, सबके सामने है कि घर वापसी, धर्मांतरण, गो हत्या, ये मामले चलते रहे। इस बीच एक शब्द आया कुछ सालों पहले, लव जिहाद। कोई लड़के लड़की कहीं साथ पढ़ते हो, लड़का कोई मुसलमान हो, लड़की गैर मुस्लिम हो, तो जैसी बात है कानून के तौर पे, चाहे लड़का हिंदू हो, लड़की हिंदू मुस्लिम हो, कोई किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म का हो, कानूनी तौर पे वो अगर आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, बालिग हैं, तो शादी कर सकते हैं, उनका राइट है। ये राइट संविधान ने दिया है। ये संविधान सभा के हमारे प्रबुद्ध देश के जो फिक्रमंद लोग थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब जैसे दर्जनों लोग थे, उन लोगों ने यह अधिकार दिया है कि कोई भी बालिग है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, लड़का लड़की किसी भी धर्म का हो, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी कर सकते हैं। हम कौन होते हैं? रोड़ा बनने वाले। इसको नाम दिया गया लव जिहाद, ताकि फितना फैले, फसाद हो। कैंपस हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज,
उनके अंदर ऐसे हालात बना दिए जाएं कि मुस्लिम लड़के लड़की, हिंदू लड़के लड़की आपस में कोई बात ही नहीं करें, पास ही नहीं बैठे, कैंटीन में भी नहीं बैठे, हॉस्टल में भी नहीं बैठे, पार्क में भी नहीं बैठे, ऐसे माहौल बना दिया गया। लव जिहाद के बाद जो शब्द और इसी तरीके के उपजे, कोरोना के अंदर थूक जिहाद, लैंड जिहाद, यानी भांति भांति के शब्द बना करके बड़ी हैरानी होती है। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते, फिर देश का नाकारा निकम्मा मीडिया, चोर उचक्के दलाल और ब्लैकमेलर पत्रकार, ब्लैकमेलर दलाल जो पत्रकार हैं, मीडिया हाउस जिन्होंने देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, देश के हालात खराब कर दिए, रोज प्राइम टाइम में शाम को चलाते हैं लव जिहाद, लैंड जिहाद। अबे बदमाशों, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को पत्रकार कहते हुए, अपने आप को मीडिया हाउस कहते हुए? शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत तुम्हारे पे कि देश के हालात ये बन रहे हैं, रोज तुम शाम को आग लगाते हो बैठ करके? तो मीडिया को तो क्या कहें जिम्मेदारी की, जो नंगापन मीडिया ने किया है, जो हालात खराब किए हैं, जो देश का मौजूदा माहौल जो बना है, जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपने सियासी स्वार्थ में बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी जो पब्लिसिटी कर करके रोज शाम को सबसे ज्यादा हालात मीडिया ने खराब किए हैं। और फिर सामने जो मीडिया का एक ग्रुप है जो ऐसे मीडिया वालों को, जो गोदी मीडिया, फला मीडिया कह के कहता है, मैं कह रहा हूं हम उनसे भी सहमत नहीं है। वे क्या कर रहे हैं? वो भी एक तरफा चल रहे हैं। मीडिया का काम ये नहीं है एक तरफा चलना। सरकार गलती कर रही है, सरकार को भी खींचना चाहिए, विपक्ष गलती कर रहा है, विपक्ष को भी खींचना चाहिए, मीडिया वाले गलती कर रहे हैं तो उनको भी खींचना चाहिए, जनसंगठन कर रहे हैं तो उनको भी खींचना चाहिए। वे क्या करते हैं? गोदी मीडिया, रोज शाम को भोंपू बजाते हैं एक तरफा। मोदी ने ये कर दिया, आरएसएस ने ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया, मोदी हट रहा है, योगी हट रहा है, अमित शाह ने ये कर दिया। अरे क्या कर दिया? तुम क्या कर रहे हो? क्या पत्रकारिता है? क्या ये पत्रकारिता भोंपू बजाने की, एक तरफा चलने की? विपक्ष की लायबिलिटी क्या है उसको भी बताया कीजिए। गोदी मीडिया के नाम पे चिल्लाने से कोई मीडिया में सुधार नहीं आएगा। आप क्या काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं उसके अंदर, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। बहरहाल, जो मुसलमानों को टारगेट बनाया गया पिछले कुछ अरसे में, खास तौर से हमने हमारी पढ़ाई के दौरान कहीं हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल नहीं देखा। चाहे हमारे हॉस्टलों में, स्कूलों में, कॉलेज में, कहीं भी किसी स्टूडेंट फंक्शन में कहीं हिंदू मुस्लिम जैसा माहौल नहीं देखा। हर कास्ट का स्टूडेंट अपने आप को स्टूडेंट मानता था। ये जो 15-10 साल में जो माहौल, 20 साल में जो खराब हुआ है, इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। मुसलमानों को जो टारगेट किया गया 3 तलाक कानून को लेकर के, वक्फ संशोधन बिल और अब कानून बन गया इसको लेकर के, कॉमन सिविल कोड को लेकर के, एनआरसी, सीए और अब एसआईआर, तो इन चीजों को लेके बार बार जो टारगेट किया जा रहा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी में एक डर का माहौल है। बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ क्यों हो रहा है, और उस चीज को भड़का कौन रहे हैं? भड़का रहे हैं मुस्लिम रहनुमा बने हुए। वो मैं फिर आता हूं, जब चचा और भतीजे मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब का दोनों का बयान सही है, कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, लेकिन जमीयत उलमा हिंद, जिसकी आजादी की लड़ाई में एक बड़ा रोल रहा है, जो देश के बंटवारे के खिलाफ थी, जो पाकिस्तान बनने के खिलाफ थी, बेबाकी से उन्होंने आवाज उठाई थी, जेलों में गए हैं जमीयत उलमा हिंद के रहनुमा, सजाएं हुई हैं। उस जमीयत उलमा को एक जेबी तंजीम बना दिया, एक खानदानी और परिवार की बना दिया, और परिवार में भी क्या, उसके 2 धड़े कर दिए। एक धड़े के सदर चचा अरशद मदनी साहब, एक धड़े के सदर भतीजे महमूद मदनी साहब। वाह साहब, क्या रहनुमा है। जब चचा और भतीजा एक जगह नहीं हो सकते एक तंजीम के अंदर, तो फिर क्या कौम का भला करेंगे आप, क्या मुल्क का भला करेंगे? खुदा के वास्ते लफाजियां छोड़ दीजिए। तुम्हारी इन लफाजियों के चक्कर में जो मुस्लिम युवा है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारी बातें फौरन फैलती हैं, और मुस्लिम युवा जो हालात देख करके सोचता है कि भाई कोर्ट बाबरी मस्जिद के मामले में क्या कर रहा है, वक्फ बिल के मामले में क्या कर रहा है, ट्रिपल तलाक के मामले में क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, बीजेपी के बहुत से नेता भड़का रहे हैं, और हम चुप क्यों रहें? ये बात रियल बता रहा हूं मैं।
कि मुस्लिम नौजवानों में एक बहुत बड़ा रोष है इस चीज को लेकर के, जो हालात बने हुए हैं। और इन हालात को भड़काने का काम कौन कर रहे हैं? ये हमारे रहनुमा। एक ने बरेली में भड़काया, भड़का करके बच्चों को आगे कर दिया, झगड़ा हो गया, लोग का नुकसान हो गया, फिर बुलडोजर चल गए, गरीब लोग गिरफ्तार हो गए। उन ठेले रिक्शे वाले जो गिरफ्तार हुए, कौन लड़ेगा उनके मुकदमे? उनके घर वाले, उनके बूढ़े माँ बाप, उनको कोई बीवी बच्चे, उनको खाने पीने का बंदोबस्त कौन करेगा? तो अरशद मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, तौकीर रजा साहब, इनका बिगड़ना कुछ नहीं है, बड़े लोग हैं, लेकिन इनकी इस बयानबाजी से जो मुस्लिम युवा भड़कता है, उसका बहुत बड़ा नुकसान है। कि ये सबको पता है कि बगैर टीम के, बगैर लीडरशिप के कुछ नहीं होता। जंग आजादी के अंदर बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें थी, और बहुत सी मुस्लिम तंजीमें तो फौजी कल्चर की थी, चाहे पीर पगारा साहब की हों, अल्लामा मशरिकी साहब की हों, चाहे मिर्जा अली खान साहब जो वजीरिस्तान के थे उनकी थी। ऐसी जो फौजी तंजीमें थी जो अंग्रेजों से लड़ी थी, उनके हजारों समर्थकों ने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों के खिलाफ वो शहीद हुए थे। और मैं यहां दावे के साथ कह रहा हूं कि जो लोग आज मुल्क के धनी बने हुए हैं, मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं, जिन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में कभी अपनी उंगली नहीं कटवाई, कभी एक दिन जेल नहीं गए, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर गिनती की जाए तो मुल्क की आजादी में करीब 200 साल की हिस्ट्री है, इसके अंदर गर्दन कटवाने की अगर गिनती की जाए तो सबसे ज्यादा गर्दनें मुसलमानों की कटी हैं। 1857 के इनकलाब के बाद में दिल्ली के अंदर हजारों हजार लोगों की जो फांसी हुई, बगैर किसी सुनवाई के, मेरठ के इलाके तक, पूरी तक, हर पेड़ के ऊपर मदरसे के उस्ताद और मदरसे के स्टूडेंट्स को टांग दिया गया अंग्रेजों द्वारा। लाखों कुर्बानियां हुई हैं। तो आज जो मुल्क के धनी बने हुए हैं, वो भी बताएं कि तुम्हारे पुरखों ने, तुम्हारे वैचारिक पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए, कितने लोग जेल में गए थे, बताना चाहिए आप। तो मुस्लिम युवाओं को खुदा के वास्ते भड़काने की कोशिश नहीं करें। आप अपना अपना तंजीमी काम करें, अपना अपना सियासी काम करें, चाहे अरशद मदनी साहब करें, महमूद मदनी साहब करें, चाहे ओवैसी साहब करें, चाहे तौकीर रजा साहब करें, कोई भी करें। अब मुस्लिम स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए? मुस्लिम युवाओं को करना क्या चाहिए? सबसे पहले है आदमी की पढ़ाई। अगर वो पढ़ने की उम्र है, उसको पढ़ना चाहिए। जरूरी नौकरी लगे, कोशिश करनी चाहिए, सरकार की, प्राइवेट की, जो भी लगे, लेकिन पढ़ना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। वो नहीं पढ़ पा रहा है, घर वालों के हालात ऐसे नहीं है पढ़ाई के, तो उसका अपना जो भी पारिवारिक काम है उसको ईमानदारी से टाइम पे उठ के आराम से करना चाहिए। जो भी रोजी रोटी पैदा हो उससे अपना काम चलाना चाहिए, टाइम पे अपने घर जाके सोना चाहिए। फालतू की सोशल मीडिया, लफाजी, नफरत के माहौल से दूर रहना चाहिए। मुस्लिम युवाओं को इन भड़काऊ रहनुमाओं और लफाज नेताओं और रील तमाशे वाले भी, एक और बच गए, मुसलमानों में रील तमाशे वाले नेता हैं, कोई क्रम के नहीं है, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे फर्जी ढोंगी हैं जो एयरपोर्ट से निकलते हैं रील बनती है, गाड़ी से उतरते हैं रील बनती है। ऐसे नाकारा निकम्मे नेताओं का आप खारिज कर दीजिए। कोई सेल्फी मत लीजिए इनके साथ, कोई हाथ मत मिलाइए इनके साथ। आप अपना काम, सिर्फ अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे, इन पे रखिए। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई करने की उम्र चली गई है, तो अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको कीजिए। कोई काम खराब नहीं है, उसको टाइम पे उठिए। चाहे आप रिक्शा चला रहे हैं, मूंगफली का ठेला लगा रहे हैं, बिरयानी की दुकान लगा रहे हैं, टाइम पे उसको ईमानदारी से कीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। आपको जब तक आपकी रोजी रोटी महफूज नहीं होगी, आपका परिवार महफूज नहीं होगा, आपका मोहल्ला साफ सुथरा नहीं रहेगा, आपके खानदान में यूनिटी नहीं रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लफ्फाज रहनुमा और बहरूपीय नेता, रील तमाशे वाले पॉलिटिशियन आपके कोई काम नहीं आएंगे। ये सब नाकारा और निकम्मे लोग हैं। अब बात करते हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी पर, भारत के पड़ोसियों पर। एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया, एक पीड़ा थी, वो बतानी जरूरी थी इसी मुद्दे पर कि हमारे मुल्क के आसपास के मुल्क हैं, उनमें कैसे हालात हैं। पाकिस्तान में कितने बुरे हालात हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री, जो विख्यात क्रिकेटर इमरान खान, वो 15-20 दिन से उनका आता पता नहीं, जेल में तो कई
दिनों से वो हैं, लेकिन घर वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि उनका मर्डर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन 15-20 दिन से उनको मिलना नहीं जा रहा घर वालों को। बड़े हालात खराब है पाकिस्तान के। इमरान खान के समर्थक सड़कों पे उतरे हुए हैं। फौज ने इतना घिनौना हालात बना रखे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के साथ, जुडिशरी के साथ, यानी पाकिस्तान की व्यवस्था पूरी क्रैश हो गई है। बांग्लादेश की गई साल पूरी क्रैश हो गई थी, हालात आपके सामने। नेपाल के कुछ दिनों पहले हालात जो आपके सामने बने, सब कुछ आग लगा दिया गया नेपाल में। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के घरों पर, पार्लियामेंट में सब कुछ स्वाह कर दिया था। श्रीलंका में कैसे हालात आपको सबको मालूम है, सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इसके अलावा हमारे एक और पड़ोसी हैं अफगानिस्तान, जिनके 30-40 साल से हालात बहुत खराब थे, काफी लोग मरे। पहले रूस आया, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, रूस, उसके बाद अमेरिका आया, नाटो आए, वे लोग लड़ते रहे, मरते रहे, बहुत नुकसान हुआ उनका। एक एक करके सबको निकाल दिया। पिछले 2-2.5 साल में जो वहां अमनो अमान, वहां सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था जो तालिबान सरकार ने बनाई है, यानी हमारा इतना बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इतना बढ़िया व्यवस्था थी, हमने तो हम बिगाड़ते जा रहे हैं। और अफगानिस्तान में व्यवस्था जमी है बड़ी हद तक। उनके फॉरेन मिनिस्टर कुछ दिनों पहले हमारे देश में आए, राजकीय यात्रा पे, उनका बड़ा स्वागत हुआ, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो अफगानिस्तान की व्यवस्था तो उन्होंने जमाई है, जब बिगड़ी हुई थी। हमारी जमी जमाई व्यवस्था हम बिगाड़ रहे हैं। पड़ोसी मुल्कों के हालात खराब है, हम अंदर के हमारे हालात खराब कर रहे हैं। लफाज रहनुमा, लफाज और रील तमाशे वाले पॉलिटिशियन और हालात खराब कर रहे हैं। सरकार से तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा कि सरकार चाहे तो हालात कभी भी नियंत्रण में ले सकती है, लेकिन सरकार के मुखिया हैं खुद, वो मुद्दे को भड़काते हैं। गृह मंत्री ऐसी बात करते हैं, प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री ऐसी बात करते हैं, असम के मुख्यमंत्री का तो कहना ही क्या। तो सरकार में बैठे हुए लोग जब हालात को खराब करेंगे, इसलिए उनके बारे में तो ये कहना कि भाई तुम गलत हो, हाँ गलत तो हैं, तो उनसे ये उम्मीद रखना कि तुम अच्छा करो, अच्छा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गलत करना, नफरत करने से उनको वोट मिल रहे हैं। लेकिन इस गलत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया, विपक्ष, जन संगठन, बुद्धिजीवी, इन सब की जिम्मेदारी है। उनको काम करना चाहिए, मुल्क के हालात को संभालना चाहिए। अब आखिर में विपक्ष के नेता अपने वोट की चुनाव लड़ने की डपली बजाते रहते हैं। इन मुद्दों पे खुलकर के बेबाकी से वो भी मैदान में नहीं आ रहे हैं कि नफरत का माहौल नहीं होना चाहिए। खुल के मैदान में वो भी नहीं आ रहे हैं, डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि बहुतों ने चोरी का माल बना रखा है जब वो राज में थे। अब पता है कि हम ऐसे माहौल में बोलेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। बहरहाल मुल्क के जो हालात खराब हुए हैं, उन हालात को सुधारने की जिम्मेदारी हम सब की है। ये 145-150 करोड़ लोगों का जो देश है, इसमें अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग खान पान के, रहन सहन के लोग रह रहे हैं। इन सब की जिम्मेदारी है कि हमारा मुल्क 1947 की तरफ वापस नहीं जाना चाहिए। हमारा मुल्क 2047 की तरफ जाना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो मजबूत रहनी चाहिए। सबको ये प्रयास करने चाहिए। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड बनाएं तो उसमें आपको विचारों को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।